हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 11। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 11 की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 11 और 10 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 11 चैप्टर है राजपूत कालीन भारत, जिसमें हम प्रमुख राजपूत वंश 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईस्वी और राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 होगा, उसके बाद हमारे कक्षा 6 की जो इतिहास की बुक का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम कक्षा 7 की ओर बढ़ेंगे। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपके कोर्स को और बेहतरीन बनाते हैं, आपके तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। जैसे कि लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स जो कि एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और आपको एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ होती हैं। जो भी पढ़ाया जाता है स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन होते हैं और टाइम टाइम पर मेंटरशिप एंड गाइडेंस चलता रहता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तरह से। इसके अलावा सीटेट का मैशअप प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है बाय हिमांशी सिंह। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे सीटेट 2021 से पहले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैशअप प्रैक्टिस सीरीज़ है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सौरभ शर्मा के द्वारा आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। देन यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स बाय कमलदीप सिंह, और ये भी आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। और इस कोर्स में आपको सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा और ये आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी स्टेज पर हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी भी है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके और तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज़ हैं आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाता है, इसमें आप प्रतीक्षा लिखकर इन सभी में 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सभी कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर 11 ओपन हो चुका है, राजपूत काल, जो कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक इसमें हम पढ़ेंगे। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक और शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया और केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे, इसलिए राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है और 11वीं शताब्दी के आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं जो राजपूत कुल में हैं, जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, गहड़वाल, चंदेल राजवंश, ये प्रमुख थे। इन सबके फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए, ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत का अर्थ क्या है? तो राजपूत जो है संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रमुख राजवंश देख लेते हैं राजपूतों के, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिहार वंश के बारे में। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं।
इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। इम्पॉर्टेंट है, प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गहड़वाल वंश के बारे में। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। गहड़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। तो पहली कन्नौज थी और दूसरी काशी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध में पराजित किया। तो ये वही जयचंद हैं जिनकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये राजपूत कालीन उत्तर भारत से संबंधित नक्शा है। आगे हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में, जिसमें हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, पहला 91 में और दूसरा 92 में। तो पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो दोनों ही ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चंदेल वंश की संस्थापक नन्नुक थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यूपी टेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, और टीजीटी पीजीटी में भी मिल जाएगा। तो ये आंसर होगा चंदेल वंश के शासकों ने। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चंदेल वंश के कुछ शासकों के नाम, जिसमें यशोवर्मन, फिर धंगदेव, फिर गंगदेव थे। फिर परमार वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मालवा के थे। इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज तथा राजा भोज थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी। देन पाल वंश, जो कि बंगाल के पाल वंश के नाम से फेमस हैं। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये भी आप देखेंगे यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। धर्मपाल किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आंसर आएगा धर्मपाल। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको SCERT की बुक्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस जो बुक हैं SCERT की, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आ गया। तो पाल वंश में गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की, और धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद महिपाल, नयपाल और रामपाल भी थे। देन हम राजपूत कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। कैसी शासन व्यवस्था थी? इस समय के सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थीं। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासन वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान और आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और गुण गाथाएं भी गाने लगीं। बाल विवाह और सती प्रथा भी प्रचलन में हुआ। विधवा विवाह जो था वो वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए गए। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी। देन
कला कैसी थी? राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला और साहित्य में भी रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। चंदेल से भी क्वेश्चन आ जाता है। राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थकारों के समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिनमें खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन कि कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो सही आंसर क्या है? चंदेल है। और ये अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों के बने हैं और इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि गंग वंश के, तो ये आपको सभी ध्यान रखने हैं जो मंदिर आए हैं किसके द्वारा बनवाए गए हैं। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है। तो नरसिम्हा प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया और यह मंदिर एक रथ के आकार का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें 12 पहिए हैं और 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। इसके बाद राजपूत शासकों के समय में आश्रम, पाठशाला, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारा नगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, कल्हड़ की राजतरंगिणी, जयदेव का गीत गोविंद, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे चंद्रवल राय का पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ही हैं। मंदिर निर्माण की बात करें तो मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ थीं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये उत्तर भारतीय मंदिर है इस तरफ, और यहाँ पर दक्षिण भारतीय मंदिर है। तो उत्तर भारतीय को नागर शैली और दक्षिण भारतीय यानी कि दक्षिण से द्रविड़, ध्यान रख सकते हैं, द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता है, ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता है, इस तरह का। उदाहरण लिंगराज का भुवनेश्वर मंदिर। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह होते हैं, जिसमें कई खंड होते थे। तो ये दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। बंगाल के सेन वंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और दिया हुआ है कि सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य मुख्य शासक थे। सेन शासनकाल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ और इसी काल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा कि गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई, तो जयदेव के द्वारा। और हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज इस तरह की नहीं दी है। तो हम पुस्तकों के नाम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पुस्तक जो है किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर लेखकों के नाम में क्या आएगा, भारवी। फिर है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध लिखा है माघ ने। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। बाल रामायण राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। और गीत गोविंद जैसा कि मैंने बताया जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और बेल आइकन पे प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।